दुनिया का हर शक्तिशाली देश अपने बारे में एक कहानी बताता है। अमेरिका लैंड ऑफ फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज है। चाइना एक फीनिक्स है जो अपनी राख से फिर उठ रहा है। इजराइल दुश्मनों से घिरा एक छोटा सा देश जिसे तोड़ना लगभग असंभव है। और फिर आता है भारत, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक देश जो आधुनिक दुनिया में अपनी कहानी कहना अब तक सीख ही नहीं पाया है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। लेकिन फिर एक फिल्म आती है जो ये बदलना चाहती है। कुछ लोगों के लिए ये एक प्रोपेगेंडा है तो कुछ लोगों के लिए एक फिनोमिना। और भले ही आप मोदी के समर्थक हो या विरोधी, ये फिल्म हर भारतीय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर क्यों? आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, डिजिटल सुपर पावर हैं, एक युवा देश हैं और एक प्राचीन और अनूठी सभ्यता भी। लेकिन दुनिया हमें कैसे देखती है? गरीबी और अराजकता से भरा एक ऐसा देश जहां लोकतंत्र खतरे में है, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक उभरता हुआ बाजार की तरह। पर क्यों? क्योंकि दुनिया में आपकी छवि केवल आपकी जीडीपी या मिलिट्री स्ट्रेंथ पर नहीं, बल्कि आपके परसेप्शन पर आधारित होती है। ये परसेप्शन बनता है स्टोरीज और मिथ्स से, और धुरंधर इस नए भारत के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेशनल मिथ बिल्ड कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मिथ यानी कोरी कपोल कल्पना का देश के परसेप्शन से क्या लेना देना? लेट्स क्लियर समथिंग अप। एक नेशनल मिथ झूठ नहीं होता है। ये एक शेयर्ड स्टोरी है जो एक राष्ट्र की पहचान को सरल बनाती है, जिससे वो उसके अपने लोगों को और दुनिया को समझ में आ सके। जैसे अमेरिका का नेशनल मिथ है वहां की फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी पर आधारित अमेरिकन ड्रीम। ऐसे ही चाइना का नेशनल मिथ है एक देश जिसे कभी ह्यूमिलिएट किया गया, लेकिन आज वो अपने दम पर एक सुपर पावर बनकर उभर रहा है। सभी देशों के ये मिथ्स हमेशा परफेक्टली ट्रू नहीं होते, लेकिन ये बड़े पावरफुल होते हैं। ये लोगों को जोड़ते हैं, एक देश के डिसीजंस को जस्टिफाई करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनसे ये तय होता है कि दुनिया आपको कैसे देखेगी। और इसीलिए इन्हें कहानियों में बुना जाता है, पुस्तकों में लिखा जाता है और सिनेमा में दिखाया जाता है। दुनिया में हर देश ऐसा ही करता है। अमेरिका ने अपने ब्रूटल जीनोसाइडल एक्सपेंशन और सेटलमेंट्स को जॉन वेन की वेस्टर्न और वॉर मूवीज से एक रोमांटिक फ्रंटियर मिथ और मैनिफेस्ट डेस्टिनी के रूप में लोगों को दिखाया। ब्रिटेन ने डंकर्क जैसे ह्यूमिलिएटिंग मिलिट्री रिट्रीट को करेज, एंड्योरेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ वाली प्राउड नेशनल स्टोरी में बदल दिया। फ्रांस ने अपनी फिल्मों में दिखाया कि उनके पूरे देश ने नाजियों को रेजिस्ट किया, लेकिन वास्तव में तो फ्रेंच स्टेट ने नाजी जर्मनी के साथ एक स्तर पर कोलैबोरेट किया था। अब ऐसा तो नहीं है कि ये मैच पूरी तरह से हार्मलेस थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूर थे। इन्होंने वो साइकिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जिस पर एक राष्ट्र का आत्मविश्वास टिका होता है। लेकिन भारत में स्वतंत्रता के बाद से ठीक इसका उल्टा होता है। आप खुद सोचिए, भारत हमेशा से ओरल ट्रेडिशंस का देश रहा है, जिसकी सभ्यता ही कहानियों पर बनी थी। रामायण, महाभारत, पौराणिक कथाएं और लाखों लोकल ट्रेडिशंस जो हमेशा से हमारे इतिहास, पुराण और किस्से कहानियों का हिस्सा रहे हैं। लेकिन मॉडर्न एरा में भारत अपनी स्टोरीज और नैरेटिव्स कहने में अनकंफर्टेबल और डिफेंसिव होने लगा। कारण ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन ने हमें अपनी ही आइडेंटिटी और नैरेटिव्स पर डाउट करना सिखा दिया, और स्वतंत्र भारत की कास्ट पॉलिटिक्स और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने भारतीय पहचान को और भी विखंडित यानी फ्रेगमेंटेड कर दिया। यही कारण है कि भारत ने दुनिया को अपनी एक कोहेरेंट स्टोरी बताने की जगह अलग अलग कहानियां बताई जो यूजुअली कन्फ्लिक्टिंग थी। और जब आप खुद को सही से डिफाइन नहीं कर पाते तो कोई और आपको टाइप कास्ट कर देता है, जैसा कि हॉलीवुड ने हमेशा से किया है। और भारतीय सिनेमा ने भी भारत की छवि बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत की गरीबी या दुख दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वेस्टर्न अपलॉज और पिटी के लिए डेलिबरेटली भारत की पॉवर्टी पॉन्ड वाली छवि बनाना ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2008 में आई फिल्म स्लमडॉग बिलियनेयर और 1988 में आई सलाम बॉम्बे। ऐसे ही बॉलीवुड और पॉपुलर सिनेमा का एंटी हिंदू बायस, इस्लामिस्ट अपोलॉजिया और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा अब कोई सीक्रेट नहीं रह गया है। इसके अलावा आतंकियों को ह्यूमनाइज करना, टेरर सिंपैथाइजर्स को क्लीन चिट देना, टेररिस्ट को हिंदू नाम देना, हिंदू सेंटिमेंट्स की मॉकरी करना, बेसलेस मुस्लिम विक्टिमाइजेशन, पाकिस्तान प्रेम और एक कमजोर लाचार भारत का डिपिक्शन, ये सब पिछले कुछ दशकों से बहुत रैम्पेंट हो गया था और इंडियन ऑडियंस इससे ऊब चुकी थी। और इस कॉन्टेक्स्ट में आई धुरंधर, एक ऐसी फिल्म जिसने ये सब बदलने का प्रयास किया। मैं एक मूवी क्रिटिक की तरह धुरंधर की टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक दर्शक की तरह मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इस फिल्म ने यशराज फिल्म्स के बिकिनी वर्स की कब्र खोद दी है। और इस फिल्म के सक्सेस का अर्थ ये भी नहीं है कि अब केवल इस तरह की अल्ट्रा नेशनलिस्ट फिल्में ही चलेंगी। यहाँ सीधी सी बात यह है
कि आप इंटरनेट एज में रियलिटीज को पूरी तरह से इग्नोर करने वाले सिनेमा से ऑडियंस को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते। 1.5 अरब लोगों का देश, जो आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो वर्षों से आतंक से जूझ रहा है, उसे कब तक आप विक्टिम दिखाते रहोगे? हम सब ने 2014 के पहले आतंकवाद पर भारत का स्टांस देखा है और उसके बाद उसमें एक चेंज भी देखा है। फिल्म में हमजा का कैरेक्टर उसी चेंज को दिखाता है। जैसे ही भारत एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आता है, वो चुप रहना छोड़कर अपने दुश्मनों का नाश कर रहा है। फिल्म में जितने आतंकियों का अंत दिखाया गया है, उनके द्वारा भारत में किए गए आतंकी हमले हम सबकी लिविंग मेमोरी का पार्ट हैं। और जिस तरह से पोस्ट 2014 हमने टेररिज्म के प्रति एक रेजिलिएंट, प्रोएक्टिव और सेल्फ अश्योर्ड अप्रोच देखी है, उसे फिल्मों में दिखाने से किसी को क्या समस्या होनी चाहिए, भले ही सरकार किसी की भी हो। ये जीत तो हमारे देश की ही है। और कोई फिल्म अगर आपके देश की बदलती छवि दुनिया को इफेक्टिवली दिखा पा रही है, तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन फिर भी कुछ फिल्म क्रिटिक्स धुरंधर को इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फिल्म कट्टर राष्ट्रवादी है, प्रोपेगेंडा है, फैक्ट और फिक्शन को मिला दिया गया है और बस एक मसाला एंटरटेनर है। अरे है तो है, इसके पहले क्या ऐसा कुछ नहीं होता था? ये हमेशा से हो रहा है और भारत में सिनेमा, आर्ट और एजुकेशन पर लेफ्ट का स्ट्रॉन्ग होल्ड हमेशा से रहा है और वो हर जगह विजिबल भी है। वास्तव में इन लोगों को प्रोपेगेंडा से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोपेगेंडा इन लोगों के पक्ष में नहीं हो रहा है। ये सो कॉल्ड मूवी क्रिटिक्स धुरंधर को उसके क्राफ्ट पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस फिल्म ने लोगों को जो इमोशंस फील कराए हैं वही गलत हैं। लोग इस फिल्म में अपने देश को जीतता देखकर खुश हो रहे हैं, उसकी समस्याओं को समझ पा रहे हैं, अपने दुश्मनों को जान रहे हैं और एक डिसाइसिव लीडरशिप को अपलॉड कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि जिस नेता, सरकार या विचार की यहाँ प्रशंसा हो रही है वो आपको पसंद नहीं है, पर क्या इससे लोगों के इमोशंस और इस फिल्म की डायरेक्शन इलेजिटिमेट हो जाती है? अब आप ये थोड़ी ना तय कर सकते हैं कि ऑडियंस क्या फील करेगी या क्या नहीं। यहाँ पर आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एडवोकेसी कहाँ चली जाती है? ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर कोई फिल्म लिबरल, इंटरनेशनलिस्ट सेंसिबिलिटीज और एजेंडा को केटर करेगी तो उसे अच्छा क्राफ्ट कहकर क्रिटिकल अक्लेम दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई फिल्म देशभक्ति और प्रो इंडिया नैरेटिव्स को प्रायोरिटाइज करेगी तो उसे प्रोपेगेंडा कहकर क्रिटिसाइज किया जाएगा। वेट्रीमारन का नक्सलिज्म अच्छा है, लेकिन आदित्य धर का नेशनलिज्म खराब क्यों है? मलयालम फिल्मों में जबरदस्ती बीफ दिखाना केरल का कल्चर है, लेकिन कश्मीर फाइल्स में आतंकवाद का सच दिखाना इस्लामोफोबिया है। ये कैसी हिपोक्रेसी है? सिंपली पुट, ये फालतू के क्रिटिसिज्म, गेट कीपिंग, जेलसी और सीध से ज्यादा कुछ नहीं है। आप खुद सोचिए कि एक फिल्म मेकर को अपनी पेट्रियोटिक इंपल्स को जस्टिफाई करना पड़ रहा है। इससे भी बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? ये सच है कि धुरंधर एक साइड लेती है, भारत की साइड। वो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश नहीं कर रही, पेट्रियोटिज्म और नेशनल प्राइड को प्रमोट कर रही है और एक नए उभरते भारत की कहानी अनअपोलोजेटिकली और इफेक्टिवली कहती है। पर इसमें क्या गलत है? पॉलिटिकल सिनेमा हमेशा से पब्लिक मेमोरी को शेप करता रहा है, एक देश की स्टोरीज और मिथ्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आप अपनी स्टोरीज को कहना नहीं सीखोगे तो कोई और उन्हें माइथोलॉजाइज करेगा, क्योंकि ये हमेशा से होता रहा है और ये बहुत जरूरी भी है। अपनी ऑडियंस को कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स एक पर्टिकुलर लेंस से दिखाना किसी कहानी में बुनकर बहुत महत्वपूर्ण होता है, वरना कोई भी महत्वपूर्ण घटना केवल एक न्यूज या स्टैट्स बनकर रह जाती है। ऐसा भी नहीं है कि फैक्ट्स और फिक्शन को पहली बार मिक्स करके आदित्य धर ने ही दिखाया है। ये हिस्टोरिकल सिनेमा का बहुत पुराना फाउंडेशनल मेथड है और कई बार अलग अलग फिल्म मेकर्स अपने नैरेटिव्स के अनुसार जानबूझकर उनकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी पर भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर इसका प्राइम एग्जाम्पल है। हिस्टोरिकली जोधा जहांगीर की बेटी थी, लेकिन उसे फिल्म में बादशाह अकबर की हिंदू पत्नी के रूप में दिखाया गया है और केवल भारत में ही नहीं, दुनिया भर के सिनेमा में यह होता रहा है। ब्रेव हार्ट, ग्लैडिएटर, आर्गो, अमेरिकन स्नाइपर, इन सब फिल्मों में फैक्ट और फिक्शन को डायरेक्टर ने अपने नैरेटिव्स के अनुसार सेलेक्टिवली ब्लेंड किया है और ये सिनेमा का कोई डिफेक्ट नहीं है, बल्कि उसका एक डिफाइनिंग फीचर है। सभी अपने सिनेमा से अपने राष्ट्र की एक छवि बनाते हैं। टॉप गन फिल्म अमेरिकन फाइटर पायलट्स की इनविंसिबिलिटी का नैरेटिव सेट करती है। जेम्स बॉन्ड ब्रिटिश इंटेलिजेंस और ग्रेट ब्रिटेन की ब्रांड सुप्रीमेसी प्रोजेक्ट करती है। चाइना की वुल्फ वॉरियर 2 ओपनली कहती है कि जो चाइना पर हमला करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी। इजरायली सीरीज फौदा हमास और हिजबुल्लाह से उसकी लड़ाई को जस्टिफाई करती है। टर्की की दिरलिस एर्तुगरुल नियो ऑटोमन कल्चर को पब्लिकली असर्ट करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आदित्य धर ने अपनी फिल्म में एक पॉलिटिकल साइड लेकर कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। भारत और दुनिया भर के सिनेमा में ये हमेशा से होता रहा है। जिसकी जैसी इच्छा और आइडियोलॉजी है वो उसके अनुसार फिल्म बनाने के लिए स्वतंत्र रहा है और धुरंधर भी ऐसा ही एक बोल्ड प्रयास है। सन 1990 में जोसेफ नाई ने एक टर्म कॉइन किया था, सॉफ्ट पावर, जिसका अर्थ होता है दूसरों की परसेप्शंस को कोअर्जन की जगह अट्रैक्शन से शेप करने की एबिलिटी। और कल्चर और सिनेमा ऐसा करने के लिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ऐसे ही प्रसिद्ध पॉलिटिकल साइंटिस्ट और हिस्टोरियन बेनेडिक्ट एंडरसन ने भी कहा था
कि शेयर्ड स्टोरीज, सिंबल्स और कन्विक्शंस के आधार पर इमेजिन्ड कम्युनिटीज बनती हैं और इन्हीं स्टोरीज के चलते आपको आमतौर पर स्ट्रेंजर्स लगने वाले लोग भी अपने लगने लगते हैं। यानी ये फिल्मी इमेजिनेशंस कई बार रियलिटी का अपोजिट नहीं होती, बल्कि उसकी प्री कंडीशन होती हैं। और इसीलिए आदित्यधर की धुरंधर भी हमारे देश के पक्ष में एक ऐसी कहानी है जो नेशनल मिथ मेकिंग के लिए बहुत आवश्यक है और इसे सभी भारतीयों को सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे उन्हें मोदी पसंद हो या ना हो। विचार कीजिए। धन्यवाद।